हेलो एवरीवन, बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत के पहले लेक्चर में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। संस्कृत में चार सिलेबस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला व्याकरण, दूसरा वैदिकीय सुभाषितम, तीसरा पंचतंत्र की कथा और चौथा आयुर्वेद इतिहास। इस साल से साल 2022 से आपके सिलेबस में आयुर्वेद इतिहास को संस्कृत के टॉप सब्जेक्ट में ही ऐड कर दिया गया है। व्याकरण में क्या पढ़ना है आपको? व्याकरण में आपको पढ़ना है संज्ञा, फिर पढ़ना है आपको संधि, फिर पढ़ना है आपको इसी में आगे पढ़ना है कारक, फिर समास और शब्द रूप और धातु रूप। इतने टॉपिक आपको संस्कृत के व्याकरण में पढ़ने हैं। क्लियर है? वैदिकीय सुभाषितम में 10 अध्याय है। अध्याय 1 से लेकर 10 तक सभी अध्याय में लगभग 10 से 12 श्लोक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी अध्याय में 20 श्लोक भी है। श्लोक के माध्यम से टॉपिक वाइज चैप्टर बनाया गया है और इसमें से आपको एग्जाम में सवाल आएंगे। क्लियर है? पंचतंत्र की कथा है, लगभग 5 कथा आपके सिलेबस में है। सभी कथा के बारे में आपको अपनी भाषा में लिखने होते हैं और उसके स्टार्टिंग के श्लोक और अंत के श्लोक, जिसको बोलते हैं आदि और अंत के श्लोक। कोई भी कहानी है, उस कहानी के पहला श्लोक और उस कहानी का अंतिम श्लोक आपको लिखने होते हैं। ठीक है? आयुर्वेद इतिहास के बारे में जो पहले हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते थे, इसी चीज़ को अब संस्कृत में आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण में आज हम लोग जो संज्ञा प्रकरण है, इस संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले जानेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के बारे में आपको थोड़ा सा बात बता दें। क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत शब्द का अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है। व्याकरण, अब बात करते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण मतलब ग्रामर, मतलब कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से हमें शुद्ध पढ़ना और लिखना आता है। मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें शब्दों की उत्पत्ति बताई गई हो और ऐसा शास्त्र जिसके अध्ययन से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना हमें आता है, उसे कहते हैं व्याकरण। अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कुछ आचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका पहला नाम यहाँ देख रहे होंगे आप, पाणिनि, दूसरा का नाम है कात्यायन और तीसरा है पातंजलि। तो आचार्य पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पातंजलि ने संस्कृत व्याकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। कुछ ग्रंथ और ग्रंथकर्ता के बारे में हम समझ लेते हैं। कुछ ग्रंथ है यहाँ पे, ग्रंथ एवं ग्रंथकर्ता। देखो, ग्रंथकर्ता कौन है और उन्होंने क्या ग्रंथ लिखा। आचार्य पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं क्योंकि ये अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ को लिखा, जिसमें लगभग 4000 सूत्र है, 3978 सूत्र। महर्षि कात्यायन को वार्तिककार कहते हैं क्योंकि उन्होंने वार्तिक नाम के ग्रंथ को लिखा। महर्षि पातंजलि को भाष्यकार कहते हैं क्योंकि उन्होंने महाभाष्य की रचना की। भट्टोजी दीक्षित को वर्तिककार कहते हैं क्योंकि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी नाम की किताब को लिखा। वरदराज को लघु सिद्धांत कौमुदी की रचयिता मानते हैं। ठीक है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा? वरदराज। आप जो संस्कृत के फर्स्ट ईयर में हिंदी, जो भी हिंदी पढ़ रहे होंगे संस्कृत में, आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा होती है, तो हिंदी के लिए बुक है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसको लिखा किसने है? वरदराज ने। ओके, तो अब आप ये चीज़ क्लियर हो गया कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा की क्या खास बात होती है, यहाँ देखो। संस्कृत भाषा में श्लोकों की मदद से बहुत बड़े बड़े वाक्यों को कम शब्दों में कहा जाता है। आप पढ़ोगे वात पित्त कफ, इनके जो कार्य होते हैं, कारण होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं, इनके जो स्थान होते हैं, इन सभी को श्लोक के माध्यम में आप फर्स्ट ईयर में याद करोगे। वात का कार्य इनफैक्ट बहुत
4-5-6 लाइन का श्लोक होता है वाक्य के कार्य का, है ना, उसको कम शब्दों में ही बहुत सारे वाक्य उसके फंक्शन को बता दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब बात करते हैं संस्कृत में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो या किसी भी भाषा में हो। अगर जो कि जिसकी लिपि देवनागरी है उसमें वर्ण 2 ही होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 अक्षर हैं, जिसमें से हम 42 के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, 42 को ऐसे समझ लो 9 और 33, 9 और 33 42। ये क्या है 9 क्या 33, अभी आगे समझ में आएगा। ये यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है ये बेसिकली स्वर है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 9। ऐसा नहीं है कि ये स्वर नहीं है, ये भी स्वर हैं। एग्जैक्ट में हिंदी में कोई पूछे कितने स्वर होते हैं तो ये भी स्वर होते हैं, लेकिन आपको ये जो डब्बे में दिख रहा है इसको हम संस्कृत में स्वर नहीं मानते। ठीक है, क्यों नहीं मानते, क्या मानते इसको, आगे आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जो बच गया क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। यहाँ तक हम लोग लेते हैं। इसको हम व्यंजन में भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली संयुक्त व्यंजन है। क्या होता है अभी आगे क्लियर होगा। तो अब आपको ये समझना है कि संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजन को भी स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए अपनी सुविधा अनुसार इनको क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे क का वर्ग, इसीलिए इनको कह दिया गया क वर्ग, क ख ग घ अंग। ये च का वर्ग तो च वर्ग, ट का वर्ग ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे कह दिया गया है कि क वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्लास ऑफ क वाले लेटर्स, है ना। च वर्ग, क्लियर हो रहा है। तो ये इसको बोलते हैं क्लासिकल। आप ये समझ लो व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, है ना, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये वोवेल हो गया स्वर, कॉन्सोनेंट होते हैं तो क्लासिकल कॉन्सोनेंट है। कितने हैं वर्गीय व्यंजन? 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये 25 हो जाएंगे वर्गीय व्यंजन। और ये जो है ये अवर्गीय, इसका कोई क्लास नहीं, य र ल व ह का। ठीक है, ये बताया जाएगा आपको। चलो आगे समझते हैं। स्वर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संस्कृत में स्वर 9 होता है, अभी हमने बताया संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। लेकिन बोलोगे कि सर यहाँ देखो, अब बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपने तो 13 लिखा है, फिर आप क्यों बोल रहे हो 9, है ना। अभी यहाँ समझो, अभी यहाँ देखो, संस्कृत में 9 स्वर माने गए हैं। किन किन को स्वर माना गया है? अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हीं को स्वर माना गया है। इसके अलावा अ का जो दीर्घ फॉर्म है ना, वो आ, इसको स्वर नहीं लिया गया है। ई का दीर्घ फॉर्म को, दीर्घ ई जिसको हम बोलते हैं, ये स्वर में हम काउंट नहीं करते हैं संस्कृत में। सिर्फ दीर्घ उ, दीर्घ उ जो लिखते हैं उसको हम संस्कृत में काउंट नहीं करते हैं। ये हर्ष री है, ये दीर्घ री है, इसको भी हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं। ओके, अब बेसिकली है तो स्वर ही, लेकिन संस्कृत में हम बस कहते हैं 9 ही स्वर हैं। ठीक है, स्वर को मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अच्छा, स्वर को क्लासिफाई करने के लिए हमने एक टर्म लिया जिसका नाम है मात्रा। ये मात्रा क्या होता है? मात्रा मतलब टाइम। क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन टू स्पेल द वोवेल, लेटर मतलब बेसिकली यहाँ पे वोवेल की बात हो रही है। वोवेल को, इस लेटर को उच्चारण करने के लिए कितना समय लगता है, उसके आधार पर स्वर के 3 भेद है। कौन कौन से? हर्ष स्वर, जिसका उच्चारण की मात्रा, उच्चारण समय 1 मात्रा। ये कितने हैं? 5। कौन कौन? अ, ई, उ, री, लिड़ी, ये 5 है। मात्रा क्या होता है? देखो, मात्रा को हमने यहाँ लिखा है, समय की सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। अब देखो, जब आचार्यों ने जब संस्कृत ग्रामर लिखा होगा उस समय तो घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन समय को मेजरमेंट करना था तो उन्होंने क्या किया, आसपास के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसी को उन्होंने टाइम का मेजरमेंट बना लिया। इन्होंने कहा 1 मात्रा मतलब द टाइम टेकन टू ओपन एंड क्लोज एन आईलिड। आँखों की जो ये अपनी आँखें हैं ना, इसकी जो पलकें हैं, इन पलकों को खोलने में और बंद करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं 1 मात्रा। तो अगर आपको अ का उच्चारण करोगे, एक बार पलकें झपकी और खुल गई, उसे उतने ही समय में अ का उच्चारण हो गया। हर्ष ई,
हर्ष ऊ, री, ली, इसमें एक मात्रा का टाइम लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें क्या बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्लियर है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे एक फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट टाइम लगा तो एक नहीं, 1+1 2 यूनिट टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो में 1 यूनिट टाइम लग रहा है, आ में लग रहा है अपने को 2 यूनिट टाइम, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसके अलावा है प्लूत स्वर। उच्चारण समय में कितने मात्रा लगती है? 3 मात्रा लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्लूत स्वर। जैसे ओम या फिर ई, है ना। अब मतलब ज़्यादा जोर देकर पढ़ा जाए, जैसे 3 समय तक, ई, ऊ, ऐसा। या ओम, ओम जो शब्द है ना, ये ऊ और म, इन तीनों अक्षर से मिलके बना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। 9 स्वर में को 3 भेदों में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस क्या है कि उनको उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज हर्ष स्वर, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है प्लूत स्वर। क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं अपन। व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं? संस्कृत में 33 व्यंजन माने गए हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद है? देखो आपको मैं अभी बता देता हूँ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब अब ये सब स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये क्या बेसिस है? इनका बेसिस है कि जब हम इनकी उच्चारण करेंगे उस दौरान हवा कौन कौन से अंग को टच करके बाहर आ रहा है। कंठ से उच्चारण, हवा जो है आपके वोकल कॉर्ड से ही आता है। स्पर्श व्यंजन ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। मतलब ये क्लासिकल व्यंजन जो भी थे, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया क वर्ग वाले व्यंजन, है ना, क वर्ग में थे क ख ग घ छ छ छ छ, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये 25 व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें हवा जो है मुख के लगभग सभी पार्ट को स्पर्श करते हुए बाहर आती है। अगला है अंतस्थ व्यंजन, जो आप ऐसे समझो कि अगर आपका ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के आप ये समझो कि ये फ्रंट पार्ट है और ये अंदर का पार्ट है जहाँ से उल्वा और वगैरह जो भी टंग का एंड होता है। तो अगर एयर जो है वो आपके ओरल कैविटी के इनर पार्ट को टच करते हुए बाहर आती है तो उसे अंतस्थ व्यंजन, ऐसे ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने समय में हवा मुख के अंतभाग को स्पर्श करते हुए अंतभाग को टकराते हुए बाहर आती है। उसमें कौन कौन एग्जाम्पल है? य, व, र, ल। इसी को यन प्रत्याहार कह सकते हैं। बताऊंगा प्रत्याहार क्या होता है तो, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको माहेश्वरी सूत्र। तो ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन देखो, ऐसे व्यंजन जिससे हवा जब हम उच्चारण करते हैं तो ऊष्म मतलब होता है गर्म, गर्म हवा, या फिर यूँ कहे कि हवा ज़्यादा टकराने के कारण उसकी तापमान बढ़ जाती है जब माउथ से बाहर निकलती है। तो जैसे श, है ना, श, स, ह, तो ये सब उनको उच्चारण करते समय में हवा की तापमान बढ़ जाती है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? शल प्रत्याहार में। तो ओवरऑल समझो व्यंजन के वर्गीकरण मैंने अब पहले ही बताया था, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये वर्ग हैं। ये 25 व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। सभी वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। ये क्या है? ये है आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये क्या है? इसी को अवर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। तो अवर्गीय में भी देखो य, र, ल, है ना, और व, ये जो है ये क्या है? ये है अंतस्थ, और ये क्या है? ये है आपके ऊष्म व्यंजन। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखो आपको मैंने ये दिखाया था, ये चीज़ इनको अपन व्यंजन में नहीं कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे व्यंजन है जो एक सिर्फ व्यंजन से मिलके, एक व्यंजन और स्वर से मिलके नहीं बने हैं, है ना। जैसे श, ये किससे बना है? क, श। अभी इधर देखो, यहाँ देखो संयुक्त व्यंजन के बारे में क्या दिया हुआ है। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन 2 व्यंजनों से बनते हैं। जैसे क, श इज इक्वल टू क्ष, त, र, त्र,
ये माहेश्वर सूत्र में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। इसको माहेश्वर सूत्र में जब हम पढ़ाऊंगा, मैं माहेश्वर सूत्र बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर है? कोई अगर आपसे पूछे व्यंजन क्या होता है, मतलब व्यंजन ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर की मदद से की जाए उसे व्यंजन कहते हैं, है ना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है क, इसका मतलब है कि ये क कैसे लिखा हुआ है, ये है व्यंजन क, उसमें स्वर लगा है अ। बिना अ के आप प्रोनाउंसिएट कर ही नहीं सकते। क उसमें अ तो आता ही ना, क अ क। ठीक है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज अयोग या अयोगवाह वर्ण। ये 4 तरह के अयोगवाह वर्ण होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम स्वर जो है 9 ही लेते हैं। ये जो अंग अह और ये अह, ये जो 2 वर्ड है, ये जो 2 लेटर्स हैं, इनको हम क्या मानते हैं, अयोगवाह। इनफैक्ट यही नहीं होते हैं। ये देखो अयोगवाह में 4 अक्षर होते हैं, एक तो अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अनुस्वार का एग्जाम्पल जैसे वयम, वयम को अपन ऐसे लिख देते हैं, ये देखो, ये इसी को वयम को लिखने का य के ऊपर हमें अनुस्वार लगा देते हैं। अनुस्वार ये म हलंत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे विसर्ग बालकः, है ना, देवः, इसके सामने में जो 2 टिम्ब दिख रहा है आपको, ये क्या है, विसर्ग है। क्लियर है? उस तरह जीवा मूल्य, क ख से पहले आधे विसर्ग के समान लगा रहता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, कुछ लिखा हुआ है उसके सामने में ऐसे लगा हुआ है, कोई भी लेटर है उसके सामने में आधा विसर्ग है। ठीक है, उसी तरह उपध्वन्य, जैसे प और फ के पहले आधा विसर्ग के समान लगा रहता है तो उसे हम बोलते हैं उपध्वन्य। ठीक है, संस्कृत में तो नहीं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ऐसे बता सकता हूँ कि मुझे लगता है ऐसे ये जीवा मूल्य का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कुछ ऐसा जगह होता है जैसे जहाज, या फिर कुछ ऐसा है जैसे मान लो उर्दू वगैरह में लिखा रहता है, नुक्ता अपन डालते हैं ना, समथिंग, शायद उसी तरह से कुछ हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ शंकर, अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो ये कह सकते हैं कि शायद ये चीज़ हुआ जिह्वा मूल। ये देखो अनुस्वार से पहले, आई मीन क से पहले एक आधा विसर्ग है। ठीक है, ये तो इसका है ही विसर्ग, इसके आगे भी जो अपन ये लगाते हैं दैट इज पर जीवा मूल्य, क्योंकि जीवा मूल्य का डिफिनीशन यही कहता है कि क या ख से पहले आधे विसर्ग समान लिखा जाता है तो उसे हम जीवा मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में अभी तक हमने क्या देखा कि 9 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 अयोगवाह होते हैं। 4 कौन सा, अनुस्वार, विसर्ग, है ना, और आधा, आई मीन आधा विसर्ग इन फ्रंट ऑफ प या फ, तो उसको हम बोल देते हैं उपध्वन्य, या आधा विसर्ग इन फ्रंट ऑफ क या ख, उसको हम बोल देते हैं जीवा मूल्य। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ा, ये अयोगवाह होते हैं। माहेश्वरी सूत्र हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है,